हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वन शॉट लेक्चर और फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। तो इसमें हमने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप वो देख सकते हैं। इसकी हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बच्चों, इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट जो 5 यूनिट्स हैं हमारे एचएपी सेकेंड्स के अंदर, तो इसके जो भी टॉपिक्स है ना, सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन और वन शॉट लेक्चर, मतलब एक तरीके से रिवीजन होगा आपका एक ही क्लास के अंदर, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होने वाला है। काफी मदद आपकी करने वाली है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स हमारा आया है, तभी आगे हमने इसको कंटिन्यू किया है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपको काफी मदद होने वाली है। जब आपका लास्ट टाइम होगा एग्जाम का, तो वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो एक भी टॉपिक आपका मिस होने वाला नहीं है, सिलेबस वाइज हम कवर करवाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए इसका क्लासिफिकेशन और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, होती है न्यूरॉन। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। उसके अलावा पेरिफेरल सिस्टम को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो तो वॉलंटरी कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल्स, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में वो काम नहीं करता है। उसको फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथिक सिस्टम हमारी जब बॉडी रेस्ट के टाइम होता है तब ये रिलीज होता है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे, तो याद होना चाहिए, बेसिक है नर्वस सिस्टम का। चलिए, अब ये साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स मिलकर बनाती है कंप्लीट नर्वस सिस्टम। चलिए आगे देखेंगे न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, वही जो अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा है, वही एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर बेसिकली सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमेटिक हमारा वॉलंटरी कंट्रोल करता है, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स होती है हमारे कंट्रोल में होती है, हम जैसे चाहे उनको मूव करवा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल, और वो करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, जैसे कि सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट, देखिए इसका एक सीधा सा एग्जांपल है। जब आप एक एग्जांपल लीजिए, जब आप अकेले हैं कहीं जंगल में और आपके सामने एक लोयन आ जाए, तो आप क्या करेंगे और आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी क्या करेगी? या तो वहां से आप भाग जाओगे, यही है ना, या फिर आप उससे लड़ जाओगे। तो वही तो चीज है ना, फाइट एंड फ्लाइट। उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है, और जब रात के टाइम सोते रहते हैं ना, रेस्ट कंडीशन में और डाइजेस्ट कंडीशन में, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। और एंट्रिक नर्वस सिस्टम बेसिकली गट को रेगुलेट करता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसको बेसिकली रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं, जैसे सेल बॉडी होती है जिसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस एंड ऑर्गन।
आई होप ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती हो। तो अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो भी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनानी है, बिना पूछे ही बनानी है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ। सेल बॉडी होगी, डेंड्रोइड्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, डेंड्रोइड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एक्सॉन्स होता है जो बॉडी होती है ना इसकी, वो वहां पे लोकेट होता है एक्सॉन्स, और जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को। चलिए, और एक्सॉन्स के ऊपर बेसिकली जो सेल्स होती है माइलिन शीथ भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे स्नेप्स प्रेजेंट होते हैं। स्नेप्स का क्या काम है, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं दूसरे न्यूरॉन में। तो आगे आएगा टाइप्स। बेसिकली न्यूरॉन्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। एक पार्ट और आता है न्यूरॉन सेल के अलावा न्यूरोग्लिया, गीलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, नर्व सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, और नॉन एक्साइटेबल ये सेल होती हैं। एक्साइटेबल हमारी न्यूरॉन होता है, बाकी न्यूरोग्लिया हमारा नॉन एक्साइटेबल सेल होती है। बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। सीएनएस के अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स की न्यूरोग्लिया गीलियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं, सैटेलाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये ज्यादा डीपली हो गया थोड़ा, बाकी पता होना चाहिए न्यूरोग्लिया और गीलियल सेल्स होती क्या है। फंक्शंस क्या होते हैं इनका, इंसुलेशन, न्यूरिशमेंट, फैगोसाइटोसिस, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं ये नर्व सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट देखिए इरलेंगर और गेसर, जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, और बी एंड सी, ये टाइप है मोटर फाइबर्स के। सेकंड हमारा है लेलोइड, हंट, सेंसरी फाइबर्स। जो सेंसरी फाइबर्स हैं ग्रुप फर्स्ट के अंदर 2 होते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, और ग्रुप थर्ड होता है, ग्रुप सेकंड होता है, और ग्रुप फोर्थ। ये क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर्स का। और प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, जो प्रॉपर्टी होती है ना नर्व फाइबर की, कंडक्शन की, प्रोटेक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, वो डिपेंड होती है डायमीटर कितना है और माइलिनेशन कितना है, कंडक्शन वेलोसिटी कितनी है नर्व फाइबर की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है नर्व फाइबर की। तो बेसिकली सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्साइटेबिलिटी, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस का मतलब समझ सकते हैं ना कि हमारी बॉडी को किसी चीज के लिए रेस्पॉन्स करना है। मान लीजिए आप किसी गर्म चीज के हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ रेस्पॉन्स करेगा, तो वो नर्व फाइबर की मदद से तो चीजें हो रही है ना, उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आगे है कंडक्टिविटी, ट्रांसमिट इंपल्स, इंपल्स जनरेट होगी तभी तो एक्शन होगा। और रिफ्रैक्टरी पीरियड, टेम्पररी नॉन रेस्पॉन्सिव फेज, और एकोमोडेशन, रिड्यूस रेस्पॉन्स टू स्लो स्टिमुलाई। जैसे ही हमारा चीजें कम होगी, स्लो डाउन होगा, वैसे ही जो रेस्पॉन्स था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन, डिक्रीज रेस्पॉन्स टू कंटिन्यूअस स्टिमुलाई। अगर कंटिन्यूअसली आ रहा है ना रेस्पॉन्स जो स्टिमुलाई है, तो वो रेस्पॉन्स कम हो जाएगा, अडेप्ट कर लेगा उस चीज को, एक्सेप्ट कर लेगा। समेशन, कंबाइंड स्टिमुलाई प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं नर्व फाइबर्स की, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है नर्व सिस्टम के बारे में तो आप कंप्लीट चीजों के बारे में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड एक्शन पोटेंशियल। देखिए बेसिकली जब एक्टिव होता है ना नर्व, एक्साइट होता है, तब ये चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है रेस्टिंग कंडीशन में -70 MB जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वैल्यू होती है। फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बेसिकली 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज होती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर सोडियम इनफ्लक्स होते हैं, मतलब ये सेल है इसके अंदर सोडियम आयन एंटर करेंगे तो इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। आगे है रीपोलराइजेशन, इसमें पोटेशियम इफ्लक्स होंगे, मतलब पोटेशियम आयन सेल से बाहर की ओर मूव करेंगे। हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन बेसिकली डीपोलराइजेशन का अपोजिट होता है, सोडियम इनफ्लक्स नहीं बाहर की ओर मूव करेगा। और थ्रेशोल्ड पोटेशियम, मिनिमम वोल्टेज नीडेड टू इनिशियल एक्शन पोटेंशियल, मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है कि मिनिमम जो पोटेंशियल वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए,
तो ये कुछ फेजेस हैं एक्शन पोटेंशियल की, याद रखना है। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नर्व इंपल्स एक वेव होती है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन मूविंग अलोंग एक्सोन। मतलब मान लीजिए हमारा न्यूरॉन है, तो यहां से जो ट्रांसफर होगा ना सिग्नल्स, उसको बोलते हैं नर्व इंपल्स। और साल्टेटरी कंडक्शंस होता है इन माइलिनेटेड फाइबर्स। माइलिनेटेड फाइबर्स बेसिकली एक्सोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फास्टर देन अनमाइलिनेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर वैसे तो हम जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो मसल्स स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे जीपीसीआर, कपल्ड रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर हैं, और भी काफी रिसेप्टर हैं, तो उन पे स्टडी करते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो 3 टाइप के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती हैं टू रिसीव स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं, जैसे एक्सटीरियो रिसेप्टर जैसे कि पेन और टेम्परेचर के अगेंस्ट में काम करते हैं। एंटेरो रिसेप्टर बेसिकली बीपी और पीएच को मेंटेन करने में काम करते हैं। और प्रोपियो रिसेप्टर बेसिकली मसल्स और स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन मॉडलिटी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, नोची रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और फोटो रिसेप्टर होते हैं। सभी रिसेप्टर्स के अलग अलग काम होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे हमारा डीपली कवर नहीं हो रहा। तो बच्चा, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है नोट्स का। चलिए, काफी मदद आपको मिलेगी नोट्स से। ये हमारा रिवीजन पार्ट है। चलिए बात करें सिनेप्स की, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच जो ट्रांसफर होता है ना आयंस का, सिग्नल्स का, वो बेसिकली सिनेप्स में होता है। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स और न्यूरॉन एंड इफेक्टर, बेसिकली 2 टाइप के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स डायरेक्ट आयनिक फ्लो करते हैं, रेयर होते हैं। केमिकल सिनेप्स कॉमन होते हैं, यूज न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करके ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, मतलब यहाँ से ट्रांसफर होगा हमारा इंपल्स, और ये एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन का पार्ट है। तो यहाँ से ये सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बेसिकली सिनेप्स हैं। बेसिकली इवेंट क्या क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिनेप्स से, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर उसको एक्टिवेट करने का काम भी हमारा सिनेप्स का ही होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके से जो मैसेज होता है, सिग्नल होता है, उसको कैरी करने का काम करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक तो एक्साइट करेगा चीजों को, एक इनिबिट करेगा, रोकेगा। एक्साइटेटरी बेसिकली जो हमारा एसिटाइलकोलिन है, ग्लूटामेट है, नॉन एपिनेफ्रिन है, ये हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसके अलावा इनिबिटरी हमारे गाबा और ग्लाइसिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अदर हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, न्यूरोपेप्टाइड है, बेसिकली एग्जांपल है एंडोर्फिन्स। तो ये कुछ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर में बेसिकली सिनेप्स से जो वहां पे बाइंड होते हैं और ट्रांसफर करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं नर्व इंपल्स को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सबसे पहले हम ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मेनिंजेस, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीएनएस, मतलब एक तरीके से ब्रेन की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जिसका आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामीटर, सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारे हेड का, ब्रेन का, उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर, टफ आउटर मोस्ट लेयर होती है। और इसके बाद होता है एराचेनोइड मैटर। एराचेनोइड मैटर जो होता है वेब लाइक मिडल लेयर होती है, ड्यूरामीटर के नीचे प्रेजेंट होता है, कंटेन सीएसएफ इन सब एरेकोनोइड स्पेस, मतलब यहाँ पे इसके नीचे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, उसके नीचे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन एक तरीके से लिक्विड के अंदर मूव करता है, बाकी आउटर जो ड्यूरामीटर वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद होता है पायामीटर। पायामीटर बेसिकली थिन इनर लेयर होती है एडेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सरफेस। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की सरफेस होती है ना, उसके ऊपर पायामीटर प्रेजेंट होती है। मतलब पायामीटर और एराक्नोइड जो मैटर होता है उसके बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड
प्रेजेंट होता है। तो ये ब्रेन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक पूछा जाए आपको उसका डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड के अंदर हमें सभी ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो आपको लंग्स की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो हार्ट की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो इन सभी की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलने वाले बेटा। चलिए, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स बेसिकली 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर। बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल 1 और 2 नंबर्स में प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल और हेमिस्फीयर। थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है इन डाइसेफ्लॉन, और फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम। ये पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, कनेक्टेड बाय, कनेक्ट रहती है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन इन ऑफ मोनेरो बिटवीन लेटरल एंड थर्ड, और सेरिब्रो एडिडक्ट बेसिकली सेल्वियस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। ये बेसिकली 4 वेंट्रिकल हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इतना ही आपको याद रखना है। चलिए एक चीज और, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो उसके लिए भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वहां पे अरेंज किया गया है, तो वो भी आपको काफी मदद करने वाले हैं। 1-2 बच्चे का कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए, तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के, तो वो जाके आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मैंने बता दिया, ये बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है जो ब्रेन और जो हमारा हार्ट पार्ट होता है उसके बीच प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूस बाय कोरोइड फ्लेक्सस इन वेंट्रिकल्स, यहां से प्रोड्यूस होता है। फंक्शंस बेसिकली इसके होते हैं कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन, कुशन की तरह सॉफ्ट रखता है और प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे कि अगर बाहर से चोट भी लगेगी ना तो हमारा ब्रेन वहां पे प्रोटेक्ट रहेगा। न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, वेस्ट को रिमूव करता है ब्रेन से, मेंटेन करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी मेंटेन करता है। सर्कुलेशन बेसिकली इसमें वेंट्रिकल्स और सब अराकोनॉइड स्पेस होता है, अराकोनॉइड विलाई होते हैं, और वीनस सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहां से यहाँ पे सर्कुलेशन इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये एक सिंपल ब्रेन की स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो सेरिब्रम पार्ट है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो देखिए लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर। बेसिकली लोब बेसिकली फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स बेसिकली सेरिब्रम का ही पार्ट है। फंक्शंस क्या होते हैं सेरिब्रम के? सेंसरी परसेप्शंस बेसिकली सेरिबेलम के थ्रू ही होते हैं, मोटर कंट्रोल्स भी, और टफ मेमोरी, रीजनिंग जो भी होता है वो सब कुछ, थॉट जो होते हैं, मेमोरी होता है, रीजनिंग होती है, सब कुछ मेंटेन होता है सेरिब्रम से। वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं ना कि हमें ये हाथ इधर करना है इधर करना है, ये सब कुछ हमारे सेरिब्रम पार्ट से ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, और इन सभी ऑर्गन्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि फंक्शंस की बात करें, कंट्रोल करते हैं बेसिक फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इनको रेगुलेशन करने का काम करते हैं। और कंडक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड में कंडक्शन जनरेट करने का काम करते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर जो जैसे कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, वो रिफ्लेक्स सेंटर होता है फॉर कफिंग, वोमिटिंग एंड स्वॉल्विंग। अब थर्ड पार्ट है हमारा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम लोकेट पोस्टीरियर टू ब्रेन स्टेम के पास प्रेजेंट होता है, नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है सेरिबेलम। चलिए ये भी, इसका भी रोल होता है। बैलेंस एंड पोस्चर, जो हमारी बॉडी का पोस्चर है, बैलेंस है बॉडी का, वो हेल्प करता है उसमें सेरिबेलम। मसल स्टोन को रेगुलेट करने का काम भी सेरिबेलम का होता है। चलिए अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से स्टार्ट होती है और लास्ट जो सेक्रल वर्टेब्रास होते हैं वहां तक जाती है, लंबर वर्टेब्रा तक। देखिए एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला टू, जो मेडुला प्रेजेंट होता है ब्रेन में वहां से निकलता है, और जो लंबर वर्टेब्रा होते हैं ना L1 L2 वर्टेब्रा तक ये जाता है, सराउंडेड बाय मेनिंजेस, मेनिंजेस से सराउंड होता है, और सेंट्रल कैनाल विद CSF, और सेंट्रल कैनाल जो होता है ना ऊपर की साइड ब्रेन में, वहां से कनेक्ट होता है। ग्रे मैटर एस शेप कंटेन नर्व सेल और बॉडीज, व्हाइट मैटर माइलिनेटेड नर्व फाइबर।
ये ग्रोस स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड की। नैरो ट्रैक होते हैं इसके अंदर टू टाइप के, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट हमारी सेंसिटिव ट्रैक होती है, वो क्या करती है, जैसे यहाँ पे हमें चोट लगी तो इसका जो मैसेज है हमारे ब्रेन तक लेके जाएगा वो होगा सेंसरी ट्रैक, कैरी इंपल्स टू ब्रेन, एग्जांपल स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कोल्यूम। और सेकंड होता है नर्व ट्रैक इफरेंट, मोटर जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, वो क्या करती है ब्रेन से मैसेज को लेके आएगी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना किसी भी चीज का, मतलब गर्म हम अगर फील हुआ तो सेंसरी लेके जाएगी और मोटर हमारे वापस लेके आएगी, फिर हम हाथ वापस करेंगे। काफी फास्ट प्रोसेस होती है। कोर्टिकोस्पाइनल एग्जांपल है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स बेसिकली एफरेंट और मोटर ट्रैक के एग्जांपल्स होते हैं। ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बारे में 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। देखिए रिफ्लेक्स आप प्रेजेंट होते हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है स्पाइनल कॉर्ड की। वही चीज है मैंने बताया ना आपको, एक प्रोसेस होती है। अभी बताता हूं, पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। उसमें देखिए रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होगी, इंटर न्यूरॉन होगी स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन होगी और इफेक्टर न्यूरॉन होगी। तो बेसिकली जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है। जैसे नीज एक एग्जांपल है विड्रॉवल रिफ्लेक्स। ये डायग्राम कंप्लीट आपको रिफ्लेक्स एक्टिविटी को समझाएगा। देखिए ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हीट है बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे गलती से आपका हाथ टच हो गया, अंगुली टच हो गया, क्या होगा? आप ये चीजें कर चुके हैं। क्या होगा जब आपका हाथ, मान लीजिए ये चीज गर्म है, इसके मैंने हाथ टच किया तो क्या होगा? फास्ट एक्शन होगा ना आपका, खींचे आएगा। अब इसके बीच ये हाथ यहां से यहां तक आने के बीच क्या प्रोसेस हुई? ये आपका हाथ यहां से यहां हटा, इससे बीच क्या होगा? ये यहाँ पे टच होते ही क्या हुआ? सेंसरी न्यूरॉन जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ना, वो ब्रेन के पास की जो स्पाइनल कोड है और जो सीएनएस है वहां पे गया। वहां पे देखा कि यहाँ पे हीट फील हुआ है, इसको तुरंत हटाने का काम कीजिए। तो वहां से वापस से जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, वापस आएगी और रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होगा और वहां से ये वापस हट जाएगा। और यहाँ पे रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाए थे। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बाकी इजी है ना। देखिए सिंपल प्रोसेस होती है ना डाइजेशन की, माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस में जाके खत्म होता है। तो देखिए एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंप्लीट डायग्राम आपको आना चाहिए माउथ से लेके एनएस तक। और मेजर पार्ट देखिए, पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, सेकंड फेरिंग्स आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन आता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, और लास्ट में आता है हमारा एनस। तो ये बेसिकली कंप्लीट पार्ट हो गए। डायग्राम आपको याद कर लेना है, बहुत इजी है डायग्राम बनाना, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए स्टोमक की बात करते हैं। तो स्टोमक बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कार्डिया, सेकंड है फंडस और थर्ड है बॉडी और लास्ट है पाइलोरस। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे मेन फंक्शन तो यही होता है कि इसके अंदर फूड कुछ टाइम तक टेम्परेरी स्टोरेज होता है और HCl का सीक्रेट होता है। तो क्या होगा, जो बेसिकली मिक्सिंग होती है एक तरीके से LCS में, और काइम जो होता है मिक्स करता है फूड को, बाकी कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं इसके अंदर। कंप्लीट डाइजेशन स्टोमक के अंदर नहीं होता है। फंक्शन देखिए, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल मिक्सिंग होती है काइम की हेल्प से, सीक्रेशन ऑफ HCl एंड एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट होती है। HCl बेसिकली जो पेराइटल सेल होती है ना, एसिड प्रोडक्शन स्टोमक कैसे होता है, जो पेराइटल सेल होती है वो सीक्रेट करती है HCl बेसिकली मैकेनिज्म होता है, फर्स्ट H+ आयन सीक्रेट होगी इनटू ल्यूमेन बाय हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस, जो प्रोटॉन पंप होते हैं वहां से HCl जो H+ आयन सीक्रेट होंगे और वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके पैसिवली हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेंगे। और देखिए अगर स्टोमक के अंदर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, अल्सर वगैरह होती है, तो उसमें क्या करते हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं उनका यूज करके प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं, जिससे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम हो जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना नहीं है, आगे 4th सेमेस्टर में हम स्टार्ट करेंगे। चलिए रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होता है? देखिए न्यूरल, सबसे पहले तो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है जो रेस्ट एंड डाइजेस्टिंग कंडीशन में एक्ट करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है जिससे HCl सीक्रेट होता है वाया एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। हार्मोन्स यूज होते हैं इसमें, जैसे गेस्ट्रिन है,
फॉर्म गैस्ट्रिन सेल्स, स्टामिन है फॉर्म एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स और इनिबिटेड बाय सोमेटोस्टेटिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन से ये इनिबिट होता है। पेप्सिन का रोल क्या होता है, पेप्सिनोजन जो चीप सेल से बेसिकली सीक्रेट होता है, ये एक्टिव हो जाता है किसके अंदर, पेप्सिन में बाय एचसीएल। एचसीएल इसको एक्टिव करते देता है, इसको पेप्सिनोजन को इन पेप्सिन में। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो पेप्टाइड्स होते हैं ना उनको बेसिकली डाइजेस्ट करने का काम करता है। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए सबसे ज्यादा जो फूड का डाइजेशन होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, क्योंकि इसका एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। पार्ट होते हैं इसके बेसिकली ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। फंक्शंस क्या होता है, मेडल साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और सीक्रेट एंजाइम एंड रिसीव बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस। इसके अंदर एंजाइम सीक्रेट होते हैं, बाइल इसके अंदर आता है लीवर से, और पेनक्रिएटिक जूस भी इसके अंदर आता है, जिससे कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके अंदर विलाई और माइक्रोविलाई इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई विलाई भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली इसके अंदर सीकम, कोलोन और रेक्टम होता है। फंक्शंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीकस ये करता है, और गट जो बेसिकली गट बायोटा सिंथेसिस और विटामिन के, B12 यहाँ पे बेसिकली ये करता है, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो बेसिकली मेन पार्ट हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हैं इतना। तो सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी जो सलाइवा सीक्रेट होता है ना हमारा माउथ से, डिफरेंट डिफरेंट की सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब निंगुअल है। फंक्शंस क्या होंगे इनके, सीक्रेट करेंगे सलाइवा कंटेनिंग एमाइलेज होगा, उसके अंदर लाइसोजाइम्स होगा, म्यूसिन्स होगा, और बिगिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो जो एमाइलेज है, लाइसोजाइम है, म्यूसिन, ये क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब हमारा पेनक्रियास, तो पेनक्रियास दो फंक्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है हमारी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। देखिए एक्सोक्राइन सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे अमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज, यहाँ पे सीक्रेट होता है पेनक्रियास ये, और बाइकार्बोनेट इनटू ड्यूडोनम। इसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं, देखिए सीक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। तो ये पेनक्रियास की बात होगी। चलिए बात करते हैं लीवर की। तो लीवर आप सभी समझते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस होता है ना वो लीवर के अंदर होता है। सब जो मेटाबॉलिज्म होता है ना हमारी बॉडी का, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी होता है लीवर के अंदर होता है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारी बॉडी का, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन और विटामिन का स्टोरेज। सिंपल स्ट्रक्चर है लीवर की, हेपेटिक वेन प्रेजेंट है इसमें अंदर, गोल ब्लेडर इससे लोकेटेड होती है, कॉमन बाइल डक्ट जो सीक्रेट करती है गोल ब्लेडर, हेपेटिक आर्टरीज वेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मूवमेंट ऑफ जेआईटी, मूवमेंट क्यों जरूरी होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिससे जो हमारा फूड हम खाते हैं वो डायरेक्टली स्टोमक के अंदर चला जाए, इसकी जरूरत होती है। तो देखिए फर्स्ट पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होता है, इससे क्या होता है, प्रोपेल कंटेंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करता है जो भी हम खाते हैं उसको। सेगमेंटेशन बेसिकली मिक्सिंग करता है मूवमेंट को, और मास मूवमेंट इनटू कोलोन, जो कोलोन होता है उसमें मास मूवमेंट होता है, जिससे जो हमारा फिकस है वो आगे की ओर मूव कर पाए। और डिफेक्शन रिफ्लेक्स इसमें इनिशिएट बाय रेक्टल डिस्टेंशन, रेक्टल में डिफेक्शन रिफ्लेक्स होता है, जहां से हमारा जो वेस्ट मटेरियल वो रिमूव होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ जीआईटी है। अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ग्लूकोज होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन में बेसिकली प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड से, तो आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है। फैट बेसिकली फैटी एसिड्स और मोनोग्लाइसराइड से बने होते हैं, तो एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन आफ्टर मिसेल्स फॉर्मेशन, ये डिफ्यूजन से होते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय वेरिएबली अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस। डिसऑर्डर, काफी डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रियासिस हो सकता है, पैक्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है, इरिटेशन बाउल सिंड्रोम हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, लीवर सिरोसिस, पैनक्रियाटिस, गोल्ड स्टोन, मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के जीआईटी के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिजीज हैं। तो इनके बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स में सबसे मेन पॉइंट आता है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का हमारी बॉडी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एटीपी नहीं हो तो हम
वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो एटीपी से होती है। तो एटीपी की स्ट्रक्चर बेसिकली एडेनिन प्लस राइबोज प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर हमारा एटीपी बना हुआ होता है, बेसिकली जनरेट होता है। जो पावर हाउस होता है हमारी बॉडी का, माइटोकॉन्ड्रिया से बेसिकली जनरेट होता है। फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस, जैसे जो साइकिल्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, वहां से हमें 2 एटीपी पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो 2 एटीपी में मिलता है। टीसीएस साइकिल जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वहां से हमें 36 एटीपी पर ग्लूकोज मिलता है। और बीटा ऑक्सीडेशन जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है, वहां से हमें हाई एटीपी यील्ड पर फैटी एसिड्स, वहां से एनर्जी काफी मिलती है। रोल क्या है एटीपी का? यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी होती है इन सेल के अंदर। पावर मसल्स, जो मसल्स होती है उनको पावर करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब एक तरीके से एनर्जी के बिना, देखिए हमारी लाइफ के अंदर मनी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, वैसे बॉडी के अंदर एटीपी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए इसको यहाँ पे हमारी बॉडी की करेंसी बोला गया है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, मतलब जो एटीपी होता है ब्रेक डाउन कैसे होता है? एटीपी बेसिकली 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट होता है एडीपी प्लस पाई प्लस एनर्जी, तो इसके अंदर बेसिकली 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। एक एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है तो 7.3 कैलोरी हमें मिलता है। क्रिएटिन फॉस्फेट, एक तरीके से ये भी एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। हाई एनर्जी कंपाउंड फाउंड इन मसल सेल्स एक्ट एज रैपिड एनर्जी बफर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। रिएक्शंस बेसिकली क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी मिलके क्या बनाते हैं? ये भी एक तरीके से क्रिएटिन और प्लस एटीपी बनाते हैं। तो एटीपी में कहीं ना कहीं क्रिएटिन फॉस्फेट का भी रोल होता है, कैटेलाइज्ड बाय क्रिएटिन काइनेज एंजाइम। यहाँ पे प्रोवाइड इमीडिएट एटीपी जनरेशन बिफोर ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब वो हमारे साइकिल से स्टार्ट होते हैं उससे पहले ही एनर्जी बना देता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बीएमआर हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होता है? वाइटल जो फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली जैसे ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, सेल मेटाबॉलिज्म है, वहां रेस्टिंग कंडीशन है, जो रेस्टिंग कंडीशन में चीजें होती है ना, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, एनर्जी एक्सपांडेड एट रेस्ट टू मेंटेन, मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए रेस्टिंग कंडीशन में इन फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट है एज, जैसे चिल्ड्रन के अंदर ये बीएमआर ज्यादा होता है। जेंडर, जैसे मेल के अंदर ज्यादा होता है। बॉडी साइज और कंपोजिशन, मोर लीन मास, अगर मास ज्यादा है बॉडी का तो वहां पे हाइयर बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा। हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज करता है। फीवर इलनेस, फीवर अगर पेशेंट के अंदर है तो वहां पे भी बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है। क्लिनिकल यूजेज, असेस मेटाबॉलिक हेल्थ एंड कैलोरी नीडेड, बॉडी को कैलोरी नीडेड होती है तब बीएमआर मतलब क्लिनिकली यूज होता है एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद कर लेना 5 मार्क्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आपको डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम बनाना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। वैसे पूछा जाएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमारा, उसके पार्ट होते हैं, नोज से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, नजल कैविटी होती है, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। अब नीचे आता है हमारा ट्रेकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकियोस आएगा और लंग्स आएगा, इसको बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये क्वेश्चंस को आंसर को देने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, जिससे इजीली एग्जामिनर समझ में आए। देखिए अगर आप 6 पेजेस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखते हैं, अगर वहां पे 4 पेजेस भी आपने लिखे और अरेंजमेंट आपका ठीक है, पॉइंट वाइज आपने समझाया है और डायग्रामेटिकली आपने समझाया, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि पेजेस भरने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर क्लीन एंड मतलब नीट राइटिंग में आप लिखेंगे ना और डायग्रामेटिकली आप प्रेजेंट करेंगे पेपर में, तो आपको कंप्लीटली मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप 6 पेज भरो, 7 पेज भरो, उससे कुछ नहीं लेना देना है। अब बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स बेसिकली पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं बेसिकली लंग्स, आप समझते हैं। कोन शेप लंग्स होते हैं इन थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी होती है हमारी, जो रिब्स वगैरह स्टमक वगैरह प्रेजेंट है उसको थोरेसिक कैविटी ही बोलते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब्स होती हैं और लेफ्ट लंग में
टू लोब होती हैं, एक कार्डियक नोच होती है, बेसिकली हार्ट भी तो प्रेजेंट होता है ना लेफ्ट जो लंग्स होता है उसके नीचे, और एल्वियोलाई साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, सराउंडेड बाय कैपिलरी, उसके चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं। ये चीजें आप सभी जानते हैं क्योंकि बेसिक है। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बेसिकली टू टाइप की मैकेनिज्म होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब कि उसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्टिव प्रोसेस इंस्पायरेशन का एग्जांपल समझ लीजिए, हमें सांस लेना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे तभी तो सांस लिया जाएगा ना। जैसे हमने सांस लिया तो क्या क्या दिखा आपको, क्या क्या हुआ, एक बार आप ट्राई करके देखना क्या क्या हो रहा है। जब आप सांस लेंगे, रिलैक्स हम सांस लिया, हमने एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस है। दूसरा, हमारे चेस्ट क्या बाहर की साइड आया ना हल्का सा, और ऊपर की साइड मूव करा, एक चीज तो ये होगी। एक अब ऊपर की साइड मूव मतलब हमारा जो डायफ्राम है ना, लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी को जो डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा डायफ्राम जब हम इनहेल करेंगे एयर को, इंस्पायरेशन इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट, जो रिब्स हैं वो अप साइड की मूव करेगी और आउटर साइड की, मतलब अप साइड की ओर आई और थोड़ी सी हल्की सी बाहर की साइड आई, तो ये भी प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होगा, थोरेसिक जो वॉल्यूम है, थोरेसिक पार्ट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा क्योंकि एयर हमने लिया है। उसके बाद इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि वहां पे एयर पहुंच गया है, और उसके बाद एयर फ्लो होगा, अंदर की ओर एयर फ्लो होगा, तो ये होगा इंस्पायरेशन। सेकंड, इसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पॉइंट है, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है, मतलब एक्सपायरेशन तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, लिया उसके बाद अपने आप हो रहा है ना एक्सपायरेशन, पैसिव प्रोसेस है। डायफ्राम यहाँ पे क्या होगा, अब अपोजिट होगा, रिलैक्स हो जाएगा, इंटरकोस्टल रिलैक्स होगा, रिब्स हमारे अंदर की ओर वापस चले जाएंगे, रिलैक्स हो जाएगा कंप्लीटली, तो ये होता है एक्सपायरेशन। थोरेसिक वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एयर फ्लो आउट की ओर हो जाएगा, तो अगर एयर बाहर आ रही है तो प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, काफी इंपॉर्टेंट। चलिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, बेसिकली रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं, अभी आया था ना ब्रेन के अंदर, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स जो लोकेट होते हैं ब्रेन के अंदर, वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, लोकेट इन मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। मेडुलरी रो रिदमिसिटी सेंटर है, कंट्रोल करता है बेसिक रिदम को, और कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो सेंस CO2, O2 एंड पीएच इन ब्लड को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हायर ब्रेन सेंटर्स जैसे कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस बेसिकली कैन मॉडिफाई ब्रीथिंग वॉलंटरी, ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं, तो काफी रेगुलेशन प्रोसेस होती हैं रेस्पिरेशन। चलिए, लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है लंग्स वॉल्यूम। फर्स्ट होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एयर इनहेल और एक्सहेल इन नॉर्मल ब्रेथ, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग में हम कितनी एयर ले रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, उसका एवरेज वैल्यू होता है 1500 ml। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सेकंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि मैक्सिमम एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, मतलब कि आप नॉर्मल इनहेलेशन कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, उसके बाद आप कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, तो वो होती है मैक्सिमम, मतलब सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व होती है, वो होती है 3100, मतलब 3100 ml हमारी ये एवरेज वैल्यू होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, बेसिकली इसको IRV भी बोलते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम एयर एक्सेल, मतलब जितनी ज्यादा एयर एक्सेल कर दी, मतलब जितना हम कर सकते हैं उतनी एयर एक्सेल कर दी, बाहर की ओर छोड़ दी, उसके बाद नॉर्मल एक्सेल में कितना वॉल्यूम बचता है 1200 ml, याद रखना ये वैल्यूज। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सफुली आपने एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी हमारी बॉडी में जो एयर बचती है वो होती है 1200 ml। इसके बाद होती है वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को डिवाइड करके जो आता है वैल्यू 4800 ml जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। और टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी प्लस जो रिजर्व वॉल्यूम होता है ना हमारा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम 6000 ml हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके
2 मार्क्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। बेसिकली 2 रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ऑक्सीजन हमारी 98.5% बाउंड होता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। 1.5% डिजोल्व इन प्लाज्मा, जो बाकी ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती है। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 70% एज बाइकार्बोनेट आयन, जो HCO3 होता है ना उसमें बाइंड होती है हमारी, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है। और 20% बाउंड होता है हीमोग्लोबिन से, जो हीमोग्लोबिन होता है उससे भी बाउंड होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ परसेंट डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मैनुअल और मैकेनिकल मेथड्स, मतलब आर्टिफिशियली कैसे रेस्पिरेशन करवाया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को, टू एड और स्टिमुलेट ब्रीथिंग। एग्जांपल देखिए, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दी जाती है इमरजेंसी में, एम्बू बैग वेंटिलेशन दिया जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर इन हॉस्पिटल, ये हमारे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड्स हैं। अब बात करें रेस्क्यूटेशन मेथड, जो CPR होता है ना, इमरजेंसी जो हार्ट फेलियर, कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, उस पेशेंट को दिया जाता है CPR, तो इससे उसकी जान बच सकती है। यहाँ पे क्या होता है, कंबाइंड चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है और रेस्क्यू ब्रेथ, ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा डायग्राम में, तो यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है, तो रेस्क्यू ब्रेथ किया जाता है। मेंटेन ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे काफी केसेस में जान बच जाती है पेशेंट की। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व डिफिब्रिलेटर्स, एयरवे मैनेजमेंट ड्रग्स दी जाती हैं, जो बेसिकली रेस्पिरेशन को करवाती है। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 2 किडनीज होती है हमारी, बीन शेप होती, ऑर्गन इन रिट्रो पेरिटोनियल जो स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। 2 यूरेटर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन को स्टोर करने का काम होता है यूरिनरी ब्लैडर का। यूरेथ्रा कंडक्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर करने का काम होता है यूरेथ्रा का। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। अब बात करते हैं किडनी एनाटॉमी का। तो सबसे पहले तो बीन शेप ऑर्गन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। रीनल पिरामिड ड्रेन इनटू माइनर मेजर कैलसेस, रीनल पेल्विक्स और यूरेटर। बेसिकली एक स्टेप होता है, ब्लड एंटर वाया रीनल आर्टरी, जो किडनी की रीनल आर्टरी होती है वहां से ब्लड आता है, और जो रीनल वेन होती है वहां से वापस लंग्स की ओर और हार्ट की ओर चला जाता है। तो ये बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम भी तो करता है ना। हाँ चलिए, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ब्लड के अंदर, और किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। नेफ्रॉन, तो जो फंक्शनल यूनिट होती है ना किडनी की, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, वैसे ही किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती है, याद रखना। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, जो रीनल कार्पल्स होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेट ट्यूबुल्स जो PCT है, और लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोलेट ट्यूबुल्स, ये बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट है नेफ्रॉन के। यहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन की एक मैकेनिज्म जो कंप्लीट होती है वो नेफ्रॉन के अंदर होती है। चलिए, फंक्शंस ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम मेन होता है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस, की कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, कौन सा बाहर भेजना है, ये सब कुछ रेगुलेट करता है। एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वाया जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उससे। इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, मतलब जो RBC का प्रोडक्शन होता है वो किडनी से रेगुलेट होता है। विटामिन D को एक्टिवेट करने का काम भी किडनी का ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड का फिल्टर कैसे होता है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, अकर इन ग्लोमेरुलस। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पस प्लाज्मा पुसेस प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इनटू बोमेन कैप्सूल्स। यहाँ पे स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है ना यूरिन फॉर्मेशन की, वो स्टार्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। उसके बाद सेकंड आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन,
इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबुल्स और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी प्रेजेंट होते हैं, तो डिस्टिल कन्वोल्यूट ट्यूबुल। यहाँ पे क्या होता है, एसेंशियल जो सबस्टेंस होते हैं, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, वाटर, ये सब सॉरी नहीं है, सोडियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर वापस से, और जो नहीं होना है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसमें एडिशनल वेस्ट जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, ड्रग्स है, सिक्रेट इन ट्यूबुल्स, जो यूरिन के रूप में आगे फर्दर प्रोसेस होती है। मेस्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, मतलब यूरिनेशन एक तरीके से इसको बोलते हैं। यूरिन स्टोर इन ब्लेडर, बेसिकली जो यूरिन है वो ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच जब ओवरफ्लो हो जाता है तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, सिग्नल टू सेकेरल स्पाइनल कोड को सिग्नल भेजते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डिस्ट्रोसोर मसल्स, जो डिस्ट्रोसोर मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो बाहर की ओर इजैक्युलेशन होता है यूरिन का। इंटरनल स्पिंचर रिलैक्स होते हैं इनवॉल्यूंटरी, और एक्सटर्नल स्पिंचर अंडर वॉल्यूंटरी कंट्रोल। जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है ना वो हमारे कंट्रोल में होता है, इंटरनल वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में, जो हमें मैसेज करेगा। बाकी हमारा काम है कि हम उसको बाहर निकालें या नहीं निकालें, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये होता है एक्सटर्नल स्पिंचर का काम, जो हमारे कंट्रोल में होता है। रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस में क्या होता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट का, सिक्रेट करता है हाइड्रोजन आयंस को, तो बैलेंस करेगा ना पीएच को, मेंटेन करेगा ब्लड पीएच को 7.35 टू 7.45। चलिए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, आरएएस सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है किडनी से। रेनिन रिलीज बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस जो सेल होती है इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी और सोडियम आयन को डिक्रीज करने का काम करता है। अब देखिए, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड वाया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये कन्वर्ट हो गया तो रेनिन एंजियोटेंसिन जो सेकंड एंजाइम है उसका क्या होगा, ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, स्टिमुलेट करेगा, एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। जब सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जो एसीई इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर देंगे, तो ये हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और वेसो डायलेशन होगा और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ऐसे काम करता है। किडनी डिसऑर्डर, काफी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी होती है, सडन लॉस ऑफ फंक्शंस, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, नेफ्राइटिस होती है, इंफ्लामेशन इन नेफ्रॉन्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, प्रोटीनयूरिया एंड एडेमा हो सकता है, रीनल केकुली, किडनी स्टोन हो सकता है, ये काफी कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, ये सभी किडनी डिसऑर्डर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम समझ सकते हैं, हार्मोन से इसका डायरेक्टली रिलेशन है। तो जो भी हार्मोन सिक्रेटरी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें स्टडी करना है। देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, और एमिनो एसिड डेरिवेटिव हमारा थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन। देखिए ये हमारी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे कंप्लीट जो ग्लैंड्स है ना जहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे माइंड के अंदर बेसिकली ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होती है, गले के अंदर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, नीचे की ओर उससे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो बचपन में एक्टिव होती है, बाद में वो डेड हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो किडनीज है उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। पेनक्रियाज हमारी किडनीज के पास होती है। टेस्टिकल्स बेसिकली हमारे नीचे जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां पे होते हैं। ओवेरी आप समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे बेसिक ऑन सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग भी बेसिकली हार्मोन्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल एक्ट वाया मेम्ब्रेन रिसेप्टर जैसे इंसुलिन है, लिपिड सोल्यूबल एक्ट वाया इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जैसे स्टेरॉयड है, T3 T4 है, तो ये वाटर लिपिड सोल्यूबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कैसे एक्ट करते हैं। जैसे वाटर सोल्यूबल होते हैं और लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बाइंड होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से, एक्टिवेट सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। जैसे CAMP और IP3 क्या है, हमारे सेकंड मैसेंजर है, इनको एक्टिवेट करने का काम होता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स का। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को और बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से और मॉड्यूलेट करते हैं जीन के ट्रांसक्रिप्शन को। तो ज्यादातर जो ड्रग्स होती है हमारी लिपिड सोल्यूबल ही होती है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल सेल के अंदर नहीं जा सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड होती है बेसिकली
लोकेटेड इन सीला ट्यूरिका कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वहां पे लोकेटेड होता है। बेसिकली 2 लोब्स होती है इसके अंदर, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एंटीरियर लोब जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर लोब जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो जो एंटीरियर लोब होती है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी बेसिकली ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, पीआरएल हार्मोन्स का रिलीज करता है। और पोस्टीरियर लोब बेसिकली 2 हार्मोन का रिलीज करता है, एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन। याद रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट। डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं इन हार्मोन की कमी से? गैंगटिज्म हो सकता है, एक्रोमेगेली हो सकता है, ड्राउफिज्म हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक प्रोड्यूस T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं और कैल्सिटोनिन। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। डिसऑर्डर, अगर थायराइड की कमी होती है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो इसमें बेसिकली मिक्सोडेमा और क्रिटिनिज्म हो सकता है। अगर थायराइड हार्मोन की ज्यादा होते हैं तो रिलीज ज्यादा होता है तो हाइपरथायराइडिज्म होगा, ग्रेविस डिजीज बेसिकली हो सकती है और गाइटर भी हो सकता है थायराइड की कमी से। चलिए, जिसमें बेसिकली थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड, 4 स्मॉल ग्लैंड बिहाइंड थायराइड। थायराइड के बिहाइंड में 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, सिक्रेट करती है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच का रिलीज करती है, रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को, बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन। डिसऑर्डर बेसिकली हाइपोपैराथायराइडिज्म बेसिकली टिटेनी और हाइपर पैराथायराइडिज्म बेसिकली हाइपर कैल्शियमिया, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है टिटेनी में और कैल्शियम की ज्यादाता हो जाती है हाइपर कैल्शियमिया के अंदर। तो ये है पैराथायराइड ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली लोकेटेड अबाउ किडनी, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कोर्टेक्स एंड मेडुला, दोनों अलग अलग काम है। एड्रिनल कोर्टेक्स से बेसिकली जैसे जोनल ग्लोमेरुलसा से एल्डोस्टेरोन जो मिनरलोकोर्टिकोइड है वो रिलीज होता है, जोना फेसिकुलेटा से कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होता है, जोना रेटिकुलरिस से बेसिकली एंड्रोजन रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला से बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बेसिकली ये रिलीज होते हैं। डिसऑर्डर क्या हो सकता है इनकी कमी से? एडिसन डिजीज हो सकती है, कुशिंग सिंड्रोम और फियोक्रोमासाइटोमा, ये एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन की कमी से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास तो आप जानते ही हैं ना, क्योंकि डायबिटीज पॉपुलर है तो पेनक्रियास भी पॉपुलर है। पार्ट एस्लेट ऑफ लैंगरहैंस से कि जो अल्फा बीटा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं, वहां से रिलीज होते हैं हार्मोन्स। तो अल्फा सेल से बेसिकली ग्लूकागोन रिलीज करता है जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। बीटा सेल्स बेसिकली इंसुलिन रिलीज करती है जो ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, जो बेसिकली डायबिटीज में हेल्प करता है। डेल्टा सेल बेसिकली स्मेटोस्टेटिन्स रिलीज करते हैं। डिसऑर्डर क्या है? डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया में बेसिकली ग्लूकागोन हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पेनक्रियाज की। नेक्स्ट देखते हैं, पीनियल ग्लैंड लोकेटेड इन ब्रेन, सीक्रेट मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है बेसिकली पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम एंड स्लीप वर्क साइकिल को। ये मेलाटोनिन हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। थाइमस ग्लैंड देखिए लोकेट होता है बिहाइंड द स्टर्नम, जो स्टर्नम होता है वहां पे, वो सीक्रेट करता है थाइमोसिन। प्रमोट टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट को प्रमोट करता है। डिसऑर्डर, इम्यूनो डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन इफ हाइपोप्लास्टिक। आई थिंक जो काम होता है ना थाइमस ग्लैंड का वो चिल्ड्रन में ही होता है, बेबी में होता है, बाद में इसका काम नहीं होता है। चलिए यूनिट 5 लास्ट पार्ट, एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होते हैं टेस्टिस। बेसिकली प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड सिक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है बेसिकली टेस्टिस से होता है। एपिडेमिस बेसिकली स्टोर स्पर्म एंड अलाउ फॉर मैच्योरेशन। ये बेसिकली एपिडाइमिस में प्रेजेंट होते हैं, स्टोर होते हैं। इसके बाद वासा डिफरेंस में ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडाइमिस टू यूरेथ्रा, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है वासा डिफरेंस। और यूरेथ्रा कन्वे सीमन आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इजेकुलेशन, जब इजेकुलेशन होता है तब ये सीमन को बाहर की ओर लेके जाता है। तो ये सिंपल डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे देखिए हमारा ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ये सेमिनल वेसल्स हैं, वासा डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, यहाँ पे यूरेथ्रा है जो यहाँ से बीच में निकला हुआ है, एपिडाइडेमिस है जो बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म को, और पेनिस है हमारा, और ये टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती है इसके अंदर। सेमिनल वेसिकल्स होता है जैसे कि प्रोड्यूस करता है सेमिनल फ्लूइड टू न्यूरोइस स्पर्म, और पोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है फ्लूइड दैट हेल्प स्पर्म मोटिलिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब जो स्पर्म की मोटिलिटी को स्टेबिलिटी को मेंटेन करने वाला फ्लूइड होता है वो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली सीक्रेट करता है प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड, मतलब इजेकुलेशन से पहले जो फ्लूइड रिलीज होता है ना टू न्यूट्रलाइज यूरेथ्रल एसिडिटी, जो यूरेथ्रा की एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सीक्रेट होता है प्री इजेकुलेटरी फ्लूइड, उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सीक्रेट होता है बेसिकली। एक्सटर्नल जेनिटिला बेसिकली पेनिस जो होता है एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होता है, ऑर्गन होता है फॉर ओकुपुलेशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन। ओकुपुलेशन का मतलब इंटरकोर्स जब होता है उसके लिए हेल्प करता है। सेक्रोटम बेसिकली कंटेन एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है सेक्रोटम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। ओवेरीज जैसे मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवेरीज होता है। प्रोड्यूस करता है एग एंड फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है एग का फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन फेलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस बेसिकली हाउस द डेवलपिंग फीटस, फीटस जहां पे डेवलप होता है उसके लिए हाउस प्रोवाइड करवाता है, प्लेस प्रोवाइड करवाता है। डिवाइड इनटू फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। वेजाइना ब्रेथ कैनाल एंड पासेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन ओकुपुलेशन और इंटरकोर्स। जो रिसीव करता है पेनिस को उस पार्ट को बोलते हैं वेजाइना। तो ये डायग्राम है बेसिकली, ये देखिए ये हमारा वेजाइना है। तो इसमें देखिए बेसिकली पेनिस यहाँ पे आता है, इजैकुलेशन करता है और जहां से स्पर्म हमारा मूव करता है यहाँ पे जो ओवेरी जो ओवल है वो यहाँ से निकलता है और यहाँ पे जो भी है उनका मिलन होता है। तो ये यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है और ये ओवेरी है, दो ओवेरीज बेसिकली प्रेजेंट है। ये बीच में सर्विक्स है। तो ये भी सिंपल डायग्राम है। चलिए बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की। तो बार्थोलाइन ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फॉर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम में जो वेजाइना में लुब्रिकेशन होता है ना, लुब्रिकेट निकलता है, लुब्रिकेशन होता है तो वो बार्थोलिन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। मेमोलरी ग्लैंड बेसिकली इन्वॉल्व इन मिल्क प्रोडक्शन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेमोलरी ग्लैंड हेल्प करता है। एक्सटर्नल जेनिटिला बेसिकली जो एक्सटर्नल पार्ट होता है फीमेल के अंदर, वोल्वा बेसिकली इसको बोलते हैं। इसमें देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस एंड वेजाइनल ओपनिंग। ये बेसिकली वोल्वा एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होते हैं फीमेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट सेक्स हार्मोन। तो बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड लिबिडो। जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। और फीमेल के अंदर क्या करता है, ये जो oogenesis है उसको स्टिमुलेट करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, सीक्रेशन को। अब बात करें फीमेल हार्मोन्स की। एस्ट्रोजन डेवलप करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। एफएसएच स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवेरीज और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हो गए। नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल चेंज इन द ओवरीज एंड यूट्रस। तो फर्स्ट होता है फोलिकुलर फेज होती है 1 to 14 डेज तक होता है। इसमें एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इन ओवरीज एंड वन फॉलिकल मैच्योर एंड एग में कन्वर्ट होता है फॉलिकल। देन आगे ओवुलेशन होता है 14 डेज में। तो वहां पे ए सर्ज इन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कोज द मैच्योर एग टू बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा और एग को रिलीज कराएगा फ्रॉम ओवरी। उसके बाद ल्यूटल फेज होगी, ल्यूटियल फेज होगी 15 to 28 डेज में। इसमें क्या होगा, द रप्चर फॉलिकल बिकम द कार्पल ल्यूटियम विच सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। क्योंकि उस टाइम क्या होगा, इस फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, वो प्रिपेयर करेगा यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा, द कार्पस लूटियम डीजनरेट। जो कार्पस लूटियम बना है ना वो डीजनरेट होगा तो ब्लड के रूप में बाहर की ओर निकलेगा, उसको बोलते हैं लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जो एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
फर्टिलाइजेशन मतलब एग और जो स्पर्म होता है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन स्पर्म मीट द एग इन फैलोपियन ट्यूब फॉर्मिंग ए जाइगोट। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। द जाइगोट अंडरगो क्लीवेज एंड बिकम द ब्लास्टोसाइट व्हिच इम्प्लांट इन यूट्रस। जो जाइगोट होता है वो क्लीवेज होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसाइट इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर जाके। तो ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल गेमेटोजेनेसिस होता है, इसमें स्पर्म का जेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस begin with spermatozonia stem cells that undergo mitosis to form primary spermatozoa। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो बेसिकली इसके अंदर होता है। मियोसिस रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड व्हिच मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म सेल बेसिकली बोलते हैं। चलिए, ऊजेनेसिस, फीमेल गेमेटोजेनेसिस को ऊजेनेसिस बोलते हैं। ऊजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एग इन ओवेरीज begin before birth with oogenia that undergo mitosis to form primary oocyte। यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस होती है। At birth, female have all their primary oocyte arrested in prophase first of meiosis, जो बर्थ के टाइम होता है। During each menstrual cycle, one oocyte resume meiosis, completing the first division to become a secondary oocyte। Meiosis is a complete only if fertilization occur। जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी मियोसिस कंप्लीट होता है, नहीं तो अधूरा रह जाता है, रिजल्टिंग इन मैच्योर ओवम। चलिए बात करें प्रेगनेंसी एंड पार्च्यूरेशन की। प्रेगनेंसी में क्या होता है? वंस फर्टिलाइजेशन, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? जाइगोट इम्प्लांट इनटू यूट्राइन वाल एंड उसके बाद प्लेसेंटा डेवलप होता है और प्रोड्यूस करता है हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी व्हिच मेंटेन द कार्पस लूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी लास्ट अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स की होती है, 9 मंथ एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्च्यूरेशन बेसिकली चाइल्ड बर्थ बोलते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ लेबर बिगेन विथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड दैट लीड टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और डायलेट होगा सर्विक्स। उसके बाद द बेबी मूव थ्रू द बर्थ कैनाल एंड इट डिलीवर्ड। आफ्टर बर्थ द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, प्लेसेंटा वहां से रिमूव हो जाता है। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं। डेफिनेशन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। नंबर, ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर। ये कॉमन चीजें हैं, ये रिवीजन हो रहा है आपका। ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर, नॉन सेक्स हार्मोन्स होते हैं। बाकी जो 1 पेयर होता है वो सेक्स हार्मोन होता है, डबल एक्स इन फीमेल और XY इन मेल। फंक्शंस होते हैं, कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। चलिए प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? देखिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए इज ऑक्यूपाइड इन एमआरएनए इन न्यूक्लियस और एमआरएनए लीव द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है, एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रोटीन एट द राइबोसोम। टीआरएनए एमिनो एसिड्स को राइबोसोम के ऊपर लेके आएगा बेस्ड ऑन एमआरएनए कोडोन, और पॉलीपेप्टाइड फोल्ड इनटू फंक्शनल प्रोटीन। ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो आप इजीली इससे अपनी एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।